नाजरीन, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप रमज़ान की बरकतों से, नेमतों से, रहमतों से बेइंतहा फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी होगी कि आप अल्लाह ताला की रहमतों से फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, आज का मैं प्रोग्राम का आगाज़ से होंगे एक मोटिवेशनल कि हमें कामयाबी हासिल करने के लिए कितना ज़रूरी है मेहनत करना, कि हम दिल लगा कर मेहनत करें। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करूंगा। ये कहानी है दो बीजों की। सीड्स जो होते हैं, दो बीज, वो ज़मीन के तह में अंधेरे में दबे होते हैं। उनका मालिक ने उनको बड़े प्यार मोहब्बत से ज़मीन में लगाया होता है। वो उनका देखभाल करता है, बहुत ख्याल रखता है, रूटीन में उनको हर रोज़ पानी देता है। एक दिन एक बीज दूसरे बीज से कहता है कि हमारा मालिक हमारा इतना ख्याल रखता है, मैं बहुत जल्द एक खूबसूरत पौधे की शक्ल में नमूदार हो जाऊंगा। दूसरा बीज इसके ऊपर खामोश रहता है। कुछ दिन गुजरते हैं कि वो पहला बीज एक छोटे से पौधे की शक्ल में नमूदार हो जाता है। उसका मालिक दोनों पौधों को बराबरी से पानी भी देता है, उनका ख्याल भी रखता है। कुछ महीने गुजरते हैं कि वो पहला बीज जो पौधा था एक छोटा सा, वो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा दरख्त बनना शुरू हो जाता है। एक साल गुजरता है कि वो पहला बीज तकरीबन 10-15 फुट का एक दरख्त बन जाता है। लेकिन उनका मालिक अब भी दोनों बीजों को बराबरी से ख्याल रखता है, उनका देखभाल करता है। लेकिन दूसरे बीज से अभी तक कुछ नहीं निकलता। वो पहला बीज दूसरे बीज को कहता है कि तुम कितने निकम्मे, कितने नालायक हो कि तुम्हारा मालिक तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम अभी तक एक छोटा सा पौधा भी नहीं बन सके। वो दूसरा बीज इसके ऊपर अब तक खामोश रहता है। 2 साल गुजर जाते हैं। वो दूसरा बीज अपनी जड़ों को मजबूत करने में मसरूफ रहता है, लेकिन अभी तक उससे कोई पौधा नहीं निकलता। वक्त गुजरता जाता है, मालिक दोनों बीजों का, दोनों पौधों का वैसे ही ख्याल रखता है। गुजरते गुजरते 2, 3, 4 हत्ता के 5 साल गुजर जाते हैं। अब 5 साल के बाद वो दूसरे बीज से एक छोटी सी आखिरकार एक कॉम्पल नमूदार होती है और वो बड़ी ही जल्दी से, तेज रफ्तारी से बड़ा होना शुरू हो जाती है। 3 महीनों के अंदर वो एक जबरदस्त तरीके से एक 90 फुट का दरख्त बन जाती है। जो पहला बीज होता है वो उसको देख के काफी हैरान होता है और वो हैरत से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी 3 महीनों में इतना लंबा दरख्त कैसे बन गए? तो दूसरा बीज उसको जवाब देता है कि क्योंकि तुमने 10-15 फुट सिर्फ ऊपर जा रहा था, इसलिए तुम बहुत जल्दी बाहर आ गए। मैंने क्योंकि 90 फुट की बुलंदी पर जाना था, इसलिए मैंने अपनी जड़ों को बहुत मजबूत किया ताकि मैं उस बुलंदी तक जा सकूं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अगर हमने बुलंदी पर जाना है, अगर हमने बुलंद मुकाम हासिल करना है, तो हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। इसी तरह पिकासो, जो कि एक फेमस आर्टिस्ट है, हम सब उससे वाकिफ़ हैं, एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसके पास एक लड़की आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे एक छोटा सा स्केच बना दो। पिकासो एक पेपर लेता है, 30 सेकंड में जल्दी से एक स्केच बनाकर उसे दे देता है। वो लड़की से कहता है कि स्केच की वैल्यू 50,000 है। वो लड़की समझती है कि शायद ये मजाक कर रहा है। वो एक स्केच को दुकान पे लेके जाती है, उससे पूछती है कि इसकी कीमत क्या है। इसे पिकासो ने खुद बनाया। वो दुकानदार से कहता है कि इसकी कीमत 50,000 है, मैं तुम्हें इसकी 50,000 तक कीमत दे सकता हूँ। लड़की बड़ा हैरान होती है, वापस आती है, पिकासो से कहती है कि तुमने 30 सेकंड में कैसा स्केच बनाया कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है? तो मुझे भी कोई हुनर सिखा दो कि मैं भी कम वक्त में कोई स्केच बना के इतने ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। पिकासो से कहता है कि जो तुमने स्केच देखा है, ये इसके पीछे 30 साल की मेहनत है। ये मैंने स्केच 30 सेकंड में नहीं, बल्कि 30 साल 30 सेकंड में बनाया। हमारे ज़िंदगी में हमने जो कुछ सीखा होता है वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है। जो कुछ लर्निंग आज हम करते हैं वो कल को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनती है। अगर हम आज पसीना बहाते हैं तो कल को हमें आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को, अपने आप को अपने कल के लिए तैयार करें, अपनी मेहनत खुद करें। कहा जाता है कि आप अपने डंट हमें खुद निकालने पड़ते हैं। यू कैन नॉट हायर समबडी टू डू योर पुशअप्स। हम किसी और को हायर नहीं कर सकते अपने पुशअप्स करने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर मिनट, हर वक्त का ख्याल रखें और अपनी मेहनत करते रहें। दीनी हवाले से भी और दुनियावी हवाले से भी अपने आप को तैयार करते रहें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हमेशा
ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों को दावत देते हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं और आप उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे साथ दो बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब हाफिज़ नुमान दुरानी साहब और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौज़म अली संधू साहब, जो कि काउंसलर हैं और हाफिज़ नुमान दुरानी साहब हाफिज़ भी हैं, UKIM के साथ भी मुंसलिक हैं और ये ख़ास करके एक फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं हज और उम्रे के हवाले से लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिसेंटली चेंजेस आई हैं हज और उम्रा के हवाले से। और UK में, इस UK से जाने वाले दुनिया भर से जो लोग ज़ायरीन जाते हैं सऊदी अरेबिया, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस हैं जिसके अंदर आप एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं और आप सऊदीया भर में सफ़र कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी इनका एक मौजूद है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन के लिए खासकर आप उसमें जाके सऊदी अरेबिया के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत खुश आमदीद नुमान दुरानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हाफिज़ साहब टाइम निकाला। सबसे पहले तो क्या चेंजेस हैं जो स्पेशली UK से जाने वाले हैं लोग सऊदी अरेबिया में? ज़ाकिल्लाह खैर ज़ैन भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि पहले ज़माने में उम्रा वीज़ा होता था और लोग ज़्यादातर उम्रा वीज़ा लेने के लिए प्लानिंग करते थे। अब रिसेंट जो कुछ महीनों पहले जो चेंजेस हुई हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर, एक फैसिलिटी ब्रिटेन के लोगों को मिली है, उन लोगों के पास जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट या यूरोपियन पासपोर्ट है। ये वीज़ा एक तो बहुत चीप है सबसे पहली बात, क्योंकि जब भी हम उम्रा या चीज़ों को सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक बड़ा कॉस्ट का एलिमेंट आता है। सबसे पहले ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर फैसिलिटी है, ये £30 to £31 में आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलता है विद सिंगल एंट्री। अगर एक 4-5 बंदों की फैमिली जा रही है तो तकरीबन 70-80 पाउंड एक बंदा सेव कर रहा है। जी, 70-80 पाउंड सेव कर। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, और मैं अभी कुछ लोगों से मिला, उन्होंने भी ये बताया, जनरली लोग क्या करते हैं जब वो वेबसाइट्स पे जाते हैं गूगल से, तो वो एक 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हैं जो कि हमें कॉस्ट पड़ता है पाउंड में अबाउट 120 पाउंड समवेयर, 500 रियाल समथिंग कुछ पड़ता है। ये वीज़ा जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर, इसको EVW कहते हैं। ये नॉर्मल वेबसाइट से नहीं मिलता है, इसके लिए आपको जाना पड़ता है visa.mofa.gov.sa। मोफा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाली वेबसाइट पे, और वहाँ से आप ये वीज़ा ले सकते हैं। 6 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा है। अच्छा, जब ये लोग सुनते हैं ना 6 मंथ सिंगल एंट्री, अक्सर लोग कहते हैं हमें तो मल्टीपल टाइम जाना है। अगर आप साल में 2 दफ़ा भी जाएँ तो 60 पाउंड, 3 दफ़ा भी जाए फिर भी कम कॉस्ट पड़ेगा। तो इस वीज़े से सबसे बेस्ट ये होता है कि एक तो आपको बहुत क्विक मिल जाता है, इट्स अ सिंपल फॉर्म। लेकिन मैं रिमाइंड करा दूं, ये वीज़ा फैसिलिटी है जो लोग ब्रिटेन पासपोर्ट रखते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट या यूरोपियन पासपोर्ट, या जिनके पास शेंजन वीज़ा है, उनके लिए ये कैटेगरी है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तानी, इंडियन या कोई और पासपोर्ट है तो उसके लिए डिफरेंट लॉ इंप्लीमेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। मौज़म अली संधू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप एज ए काउंसलर भी काम कर रहे हैं और कानून दान भी हैं, माहिर कानून भी हैं। तो सबसे पहले तो आजकल जो रीसेंट इमिग्रेशन चेंजेस आ रही हैं होम ऑफिस की तरफ से, बहुत सारे डिले चल रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं वीज़ों में, तो क्या वजह इतना डिले का? सबसे पहले तो जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपने प्रोग्राम का इतना जानदार आगाज़ किया कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपसे, माशाल्लाह। जो UK इमिग्रेशन है ये शुरू से ही एक ऐसा मौजू रहा है जो कि दुनिया भर से, ख़ास तौर पे जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन भी है। UK इधर आना बहुत बड़ी हर्डल भी है, बहुत बड़ी हर्डल तो ये खुद इमिग्रेशन लॉ को टाइट करके बनाते हैं। तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, श्रीलंका से और अफ्रीका से और साउथ अमेरिका से, यहाँ से लोग दुनिया भर से आते हैं। बिल्कुल, तो पूरी दुनिया भर से आते हैं। चाइना से भी अब बहुत दुनिया आती है, अरब कंट्री से आते हैं। तो UK के जो इमिग्रेशन लॉज हैं ये इतने सख्त नहीं थे पहले, लेकिन ये ग्रेजुअली चीज़ें सख्त हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि बेशुमार लोग सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं। जो फैसिलिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है माइग्रेंट्स के लिए, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी रिसेंटली जो लॉ में चेंजेस आई है वो ये आई है कि हेल्थ केयर जो हेल्थ केयर जो है वो डिपेंडेंट को साथ दिला, बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं। हमने लेकिन एक ब्रेक की तरह जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आके इसको पर तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो हेल्थ केयर वीज़ाज पे या फिर वर्क परमिट पे हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां भी हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ पर आते साथ ज़िंदगी फ़ौरन बदल जाएगी, प्लानिंग नहीं की जाती, और बहुत सारे लोग अब यहाँ पर आके परेशान भी हो रहे हैं। हाउसिंग का मसला है, जॉब नहीं मिलती, लोग जेन्युइन तरीके
तरीके से जो कुछ कह कर आए होते हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकली करते नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्लानिंग करें और हम फिर दूसरे जो यहाँ पे लोग इमिग्रेशन एडवाइज़र्स हैं वो हर दुनिया भर में मौजूद हैं और इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है अब तो बहुत आसान है, इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस इन्फॉर्मेशन को भी हासिल करें ताकि हमें यहाँ पर आके परेशानियाँ ना हो। बहुत सारे लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं और फिर फैमिलीज़ पीछे सफ़र करती हैं। यहाँ पर आप समझते हैं कि जी आते साथ ही ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अपनी प्लानिंग करना ज़रूरी है, अपने काम के ऊपर जहाँ पे आपने जिस वजह से आए हैं उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपका लॉन्ग टर्म जो फैमिली सफ़र ना करे, आपके लिए सस्टेनेबिलिटी का एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद हो। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। ये प्रोग्राम यूके इस्लामिक मिशन के ताउन से पेश किया जा रहा है। उनसे पेश किया जा रहा है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान और हमारे साथ हमारे दो बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं, जनाब हाफिज़ नौमान दुरानी साहब और मौज़म अली संधू साहब। मौज़म अली संधू साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इमिग्रेशन के हवाले से, और बहुत सारे लोग जो वर्क परमिट्स पे आए हैं, अब परेशानी का आलम है, जॉब्स नहीं मिलती और फैमिली के साथ स्पेशली गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इवन के लोगों को रेंटल प्रॉपर्टी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, घर से बहुत, घर और काम में बहुत ज़्यादा फासला है। तो क्या किस तरह की प्लानिंग करना ज़रूरी है, और ख़ास करके वो लोग जो वर्क परमिट पे हैं और उनको यहाँ पर आके फिर जॉब पे या तो वहाँ पे जॉब नहीं दी जाती या फिर जो कमिटमेंट होती है जिस सैलरी की वो सैलरी नहीं दी जाती, उसमें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। आपने जो जितनी बातें की हैं ये हैं मसाइल। हमारा काम है लीगल। अब जब वो उनको आप कहते हैं जब फंसे हो तो आ जाओ हमारे पास। जब ये तो मसाइल हैं, चाहे कोई वर्क परमिट पे आए, चाहे कोई स्टूडेंट वीज़े पे आए, चाहे किसी भी वीज़े पे यूके में आएगा, आते ही उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दैट इज़ ओपन ट्रूथ। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ कॉल्स भी अभी ऑन है क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है। अगर कोई देखने वाले इस बारे में परेशान है तो आप लाइव कॉल के थ्रू शमूलियत भी कर सकते हैं। मौज़म अली संधू साहब उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी इंशाल्लाह। तो बेसिकली जो आपने चीज़ें बताई हैं, वर्क परमिट पर जितने लोग आए हैं उनके साथ ये जो मसाइल हैं, इसके साथ साथ कुछ लीगल मसाइल हैं। मैं इन मसाइल के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं लीगल मसाइल पे बात कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा 5 साल के वर्क परमिट पे आया, उसकी कंपनी का लाइसेंस होम ऑफिस ने रिवोक कर दिया। दिस इज ए लीगल, ये अभी एक लीगल इशू आ गया उसके लिए। अब होम ऑफिस जब किसी कंपनी का लीगली उसका वर्क परमिट लाइसेंस रिवोक करते हैं तो उस कंपनी के अंडर जितने लोगों को परमिट्स इशू हुए हैं सबका वीज़ा रिवोक हो जाता है, कर्टेल हो जाता है। इसकी टर्म है कर्टेलमेंट। ठीक है। होम ऑफिस फिर उसको 60 डे का टाइम देती है। उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, या वो विद इन 60 डेज अपने वीज़े, अपने इमिग्रेशन स्टेटस को रेगुलराइज करें, या वो विद इन 60 डेज कंट्री छोड़ दें। राइट। ये 2 ऑप्शन है। अच्छा देखिए, अब जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या दीगर ममालिक से यहाँ पर आए हैं, ख़ास करके वो यहाँ पे एक सेटलमेंट रूट पे आए हैं कि आगे लॉन्ग टर्म यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे, फैमिली सेटलमेंट यहाँ पर होगी, और बच्चों के साथ आए। बच्चों का यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, 2 साल हो गया, और 1-2 साल बाद अगर आपका एम्प्लॉयर किसी भी वजह से, वो अपनी कंप्लाइंस की वजह से अगर वो अपना लाइसेंस मेंटेन नहीं कर पाता, तो इसके अंदर फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या कसूर है? वो तो अपनी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे निकाल कर लेकर आए। उनके लिए कोई बेहतर रेमेडी मौजूद नहीं है? रेमेडी इस तरह तो जाहिर है, अगर फॉर एग्जांपल उनके साथ एम्प्लॉयर ने विद इन द एम्प्लॉयमेंट लॉ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट किया, उनको सैक किया, उनको विदाउट नोटिस टर्मिनेट किया, उसकी तो रेमेडी है, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स हैं। लेकिन अगर उस कंपनी का अपना लाइसेंस मेंटेन नहीं हुआ, उसमें इनके पास रेमेडी सिर्फ यही है कि विद इन 60 डेज इन्होंने नया स्पॉन्सर ढूंढना है। लेकिन देखो जो बंदा आया वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बंदा आया है उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। अब जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो विदाउट एनी रीजन, उनकी साइड पे कोई फॉल्ट होने के बगैर, वो तो अपने काम जिस वजह से आए थे वो अपना काम कर रहे हैं। वो यहाँ पे जिस एम्प्लॉयर के साथ आए थे उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करे, इमिग्रेशन लॉ को कहीं पे वायलेट नहीं करे, फिर उनको पेनलाइज क्यों किया जाता है? एक कॉलर है, उनको साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आप?
जी, पहला सवाल था ये उम्रे के मुतालिक कि अगर सऊदी एयरलाइन का टिकट हम लें, सऊदी एयरलाइन से हम जा रहे हैं जी जी और वीजा ना हो हमारे पास, सिर्फ ट्रांजिट करना हो, अगर एक दिन का ट्रांजिट स्टे करना हो और उसके लिए भी वीजा लेने की जरूरत है। ठीक है, और सवाल क्या करना चाहते हैं आप? बस यही था इसको। चले, बहुत शुक्रिया शामिल होने का। जी सब कहते हैं कि जी अगर आप सऊदी एयरलाइन इस्तेमाल करें कहीं पे भी किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए और आपके पास अगर टाइम दरमियान में ज़्यादा है, बाज़ का टाइम होता है 10 15 12 15 घंटे का टाइम है, तो क्या उसमें आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं या आपको वीज़ा दरकार है? अच्छा, अगर आप सऊदी एयरलाइन से टिकट ले रहे हैं तो सबसे पहले तो सऊदी एयरलाइन ही ट्रांजिट वीज़ा इशू करती है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि सऊदी एयरलाइन से अगर आपने टिकट लिया है तो आप यू कैन आस्क देम कि हमें ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए, और जितना हमारा स्टे है, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टे है 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का स्टे है, तो पहली बात तो सऊदी एयरलाइन आपको वीज़ा इशू करेगी, ट्रांजिट वीज़ा इशू करेगी। इन केस अगर आपको नहीं करती है तो उसी वक्त आप EVW वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप वहीं बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन अ सेकंड ही आपको वीज़ा मिलता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आप EVW वीज़ा की बात कर रहे हैं कि इमीडिएटली आपको वीज़ा मिल जाता है, जी। आपको इंतजार करने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने आज अप्लाई किया कल आएगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, जो इमीडिएट रिजल्ट है क्या नेगेटिव भी आता है रिजल्ट? अच्छा, इसमें बिल्कुल नेगेटिव आ सकता है रिजल्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए कुछ माइनर मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको फिल नहीं करते, और अगर आपने रॉन्ग एप्लीकेशन फिल कर दी उसकी वजह से आपका मूव टू एम्बेसी का एक मैसेज आ जाता है कि ट्रांसफर टू एम्बेसी। वो मैसेज आके तो समझे आपका वीज़ा रिजेक्ट ही है, क्योंकि वो तो 1-2 हफ्ते ले जाता है। इससे बेहतर ये है कि क्योंकि ये वीज़ा बहुत क्विक विद इन अ सेकंड मीन्स कि नेक्स्ट क्लिक पे जहां आपने $41 जो विच इज़ 30 पाउंड हमारे बने, जैसे ही आपने पे किया आपको नेक्स्ट मिनट आपको ईमेल में आपके वीज़ा आ जाता है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि वो ईमेल वजारत खारजा से आती है तो वो जंक ईमेल में चली जाती है, तो वहाँ जाके फ़ौरन चेक कर सकते हैं। जो भाई का सवाल था उसमें यह कि आप सऊदी एयरलाइन से जाएं या किसी भी एयरलाइन से जाएं, सऊदी से जाएं तो सबसे पहले सऊदी एयरलाइन से वीज़ा ज़रूर लें, अगर नहीं तो EVW अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो फ़ौरन आप अप्लाई कर सकते बिल्कुल, हैं। खास करके जो उनका सवाल था क्योंकि सऊदी एयरलाइन ही जो ट्रांजिट वहाँ पे वाया सऊदीया होगी, तो इसलिए वो इसको या तो EVW जो वीज़ा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सऊदी एयरलाइन से डायरेक्ट वीज़ा ले सकते हैं। जी मोहम्मद अली संधू साहब, जो हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन के हवाले से, एम्प्लॉइज़ के लिए क्या रेमेडीज हैं? जो आपने बात बताई ना कॉन्ट्रैक्ट की, जी। कि उसका तो कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं इसके अंदर एक 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 ऐसी चीज़ है जो कि हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि जिसको ग्लिच कहते हैं। ग्लिच इसमें यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होता है कि आप उस वक्त तक हमारे साथ जॉब करेंगे जब तक कंपनी का लाइसेंस मेंटेन रहेगा और आप अंडर दी स्पॉन्सर्ड लाइसेंस स्पॉन्सर्ड के माइग्रेंट के तौर पे इधर रहेंगे। और अगर लाइसेंस नहीं होता तो डेफिनेटली आपको फिर अकॉर्डिंग टू यूके लॉज पॉलिसीज के उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, प्रिपेयर कैसे करना चाहिए जो लोग आना चाहते हैं, जिनको अगर यहाँ पे सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, आके काम करना चाहते हैं, और लोग समझते हैं कि यहाँ पे अब तो ऑटोमेटिकली अप्रैल से सैलरी थ्रेशोल्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जिन्होंने पहले 20-25 हज़ार पे आना था तो उनके लिए ज़ाहिर है कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था, लेकिन अब जो भी जेन्युइन तरीके से आएगा और 38,000 पे सैलरी पे तो रिलेटिवली बेहतर है जो बेसिकली कॉस्ट को अफोर्ड करना। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से प्रेपरेशन करनी चाहिए? मेरे ख्याल से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे रिसेंटली एक कॉल आई है किसी रेफरेंस से, तो एक बहुत ही यंग एज का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एक स्टूडेंट था। ही वांट टू कम हियर ऑन ए वर्क परमिट वीज़ा। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि बेटा आपका अभी एज जो है ना वो जॉब ठीक है, अगर आपको मिल जाती है, इफ़ यू फील के यू आर स्किल्ड इनफ, यू हैव इनफ एजुकेशन, अभी ग्रेजुएशन डिग्री भी नहीं आपकी हुई, तो मुझे नहीं लगता आप सिक्योर कर सकोगे अच्छी जॉब। लेकिन फर्स्ट कम ऑन विजिट स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़े पे जब आप आएंगे तो फिर यहाँ पे आप आके पढ़ेंगे, 2-3 साल रहेंगे यूनिवर्सिटी में, आप अपने आप को एजुकेशनली इक्विप्ड करेंगे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यू कैन हैव ए बेटर नो हाउ अबाउट यूके लाइफ। यहाँ पे आप बेटर कंपनीज के साथ, बिजनेसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन विजिट, अप्लाई एप्लीकेशन, ठीक है, आप जा सकते हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू पे जा सकते हैं। तो उस वक्त यू विल हैव इन अ बेटर पोजीशन कि आफ्टर डिग्री आपको वर्क परमिट भी मिलेगा 2 साल का,
PSW। पर आपको ज़ाहिर लाइफ इन यूके के भी अंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ के बेसिक्स क्या है तो आपको वो पता एक होगा। बेस्ट रूट है, ये है कि जितने भी लोग आना चाहते हैं, आई एडवाइज देम कि वो पहले स्टूडेंट वीज़े पे आए, जिस तरह मैं आया था, मैं भी स्टूडेंट वीज़े पे आया था आज से कोई 14-15 साल पहले। तो इसी तरह हमने आके इधर से डिग्री कंप्लीट की, फिर हमने आके वर्क परमिट लिया, फिर उसके बाद हमने अपने फर्दर कैरियर को ग्रो किया, फिर प्रोफेशनल लाइफ में आए। तो दिस इज हाउ Step by step आप ज़ाहिर है कि लेकिन करते बेशुमार रहते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या अफ्रीका में बेशुमार ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं Misguide करते जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आप बस यूके एंटर हो जाएं, आपके लिए बस उधर रोशनी ही रोशनी है, खुशियाँ ही खुशियाँ, आपका बैंक बैलेंस हवा में चला जाना है, बस दरख्तों से जाके बस आपने पैसे उतारने हैं, बस बिल्कुल। तोड़ना। तो ये लेकिन बिल्कुल इसमें झूठ है। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि लोगों की अपनी भी है, क्योंकि अब तो इंफॉर्मेशन का ऐसा दौर है कि आपके पास मोबाइल हर बंदे के पास मौजूद है, स्मार्टफोन्स हैं, इंफॉर्मेशन मौजूद है, बेशुमार फोरम्स हैं जहाँ पे आप सवाल आगे, आपको जिस चीज़ पे कंफ्यूजन है आप आगे सवाल लोगों से पूछ सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके हैं वो कहते हैं ना कि यू डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील, आपको दोबारा पहिया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी लोग उस फेज से गुजरे हैं, उनसे सवाल करें, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करें, अपने Exactly. हिस्से की मेहनत जरूर करें। आप सिर्फ ये कल को नहीं कह सकते उस बंदे ने मुझे मिसगाइड किया था इसलिए मेरा फ्यूचर तबाह हो गया, क्योंकि आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा खास करके एम्प्लॉयर्स के हवाले से, जो अब फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूं अभी लोगों को ओवरसीज से बुलाने के लिए, क्योंकि होम ऑफिस की तरफ से एक लंबा डिले है, आपको कई महीने इंतजार करना पड़ता है अगर आपको किसी को वहां से बुलाना, और बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। किस तरह से जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको किस तरह से तयन किया जाता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं ये स्किल्ड हैं, ये शॉर्टेज ऑफ जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है, क्योंकि अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है तो उनको स्पॉन्सर करना आसान हो जाता है। और बहुत सारे अभी तो चाइल्ड केयर भी एक बहुत बड़ा एक अभी क्राइसिस चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, NHS का हम जानते हैं, हेल्थ केयर जो है वो सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तो किस तरह से तयन किया जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वहाँ पे, बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, स्टेट सेक्टर में भी इवन के स्कूल्स जो है सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी लॉज हैं, ये बनते हैं पार्लियामेंट में। जितनी इश्यूज क्रिएट, जिस तरह हेल्थ केयर का जब आया इशू ख़ास तौर पे कोविड के दौरान, उस वक़्त यूके की हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में इनको प्रॉब्लम हो गई, और ख़ास तौर ब्रेक्सिट की वजह से भी हुआ। ब्रेक्सिट के बाद जो लाखों लोग थे वो यूरोप चले गए, वापस चले गए। तो उस वक़्त इमीडिएट इनको नीड थी, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर पे नहीं कर सकते। तो हेल्थ केयर को इमीडिएटली इन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाला। कैसे डाला? थ्रू द पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंट की एक कमेटी है, वहाँ पे ये चीज़ें आई, इश्यूज़ आए, कंपनीज़ ने उनको इन्फॉर्म किया, कंपनीज़ ने इश्यूज़ बताए, हॉस्पिटल्स ने बताए, जो है केयर होम्स हैं उन्होंने बताए, जो केयर के रिलेटेड बिल्कुल एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था और उसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट था, कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। हमारे साथ एक कॉलर है कथा कलामी के लिए माजरत, उनको साथ शामिल कर। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पता करना चाह रहा था कि मैं अपने वालिदैन के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो कौन सी मेन चीज़ें जिनका ख्याल करना चाहिए अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शामिल होने का, और हमें दुआ में याद रखिएगा। वालिदैन के लिए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और एक मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो इसमें सफ़र करते हैं, क्योंकि जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं अगर आप दोनों पेरेंट्स का अप्लाई कर देते हैं और अगर आपके पाकिस्तान में फैमिली मौजूद है, इनफ ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है, तो 90% आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है विद द रीज़न कि जी इनसफिशिएंट टाइज हैं आपकी, आप यहाँ पर आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अब उसकी वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन विजिटर्स भी होते हैं, जो जेन्युइनली सिर्फ अपने बच्चों को मिलना आना चाहते हैं, वो भी नहीं आ पाते। मैं आपको बताता हूँ, ये 90% जो आपने बताया ना रीज़न, इनसफिशिएंट टाइज की वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होती। 90% एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ होती है अपनी मिस्टेक की वजह से। मैं आपको बताता हूँ कि सीधा सा आपने रूल है, कोई भी बंदा यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी फैमिली यूके में है या उसकी फैमिली यूके में नहीं है, क्योंकि यूके इज़ काइंड ऑफ एक ऐसा सिटी है, लोग टूरिज्म अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा, लोग इधर आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, जिस तरह लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं।
तो जिसकी इधर फैमिली है उनके लिए ज़्यादा आसान है उनको रीज़न देना कि हम तो अपनी फैमिली को मिलने जा रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलने जा रहे हैं, बेटे को, बहू को, दामाद को। तो सीधी सीधी एक चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं रीज़न बताऊंगा रिफ्यूज़ की होती हैं। जिन चीज़ों का ख्याल आपने रखना है वो ये रखना है कि रिलेशनशिप आपका प्रूव होना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन में एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस, रिलेशनशिप का एविडेंस आपका होना, फॉर एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट। चलिए मैं आपके फिर बात कर रहा हूँ, माजूर चाहता हूँ, एक और कॉलर है उनको भी साथ शामिल करते हैं ताकि हो सकता है कि इकट्ठे जवाब देना जी, बेहतर ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? जी मेरा सवाल हाफिज नुमान से था जी, जी। कि आपका जो टॉपिक है उम्रा का बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है। मेरी फ्रेंड है एक नॉन मुस्लिम, बट वो कन्वर्ट हो गई हैं, माशाल्लाह से मुसलमान हो गई हैं। तो उन्होंने उम्रे पे जाना है, बट उनका जो पासपोर्ट है वो अभी उनके नाम पे नहीं, इस्लामिक नाम पे नहीं है। तो क्या प्रोसीजर होता है इसका? बिल्कुल ठीक है जी, आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया शामिल होने का। पहले जरा आप जी, immigration के बारे से बता तो दें। सबसे पहले जो रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एविडेंस साथ लगाएं। उसके बाद जो स्पॉन्सर ने अपनी फाइल लगानी है कि वो यूके में मौजूद है, उसके पास इनफ अकोमोडेशन मौजूद है। स्टेट एजेंट की एक सर्वे रिपोर्ट होती है, वो लगाएं कि इनके पास इनफ अकोमोडेशन मौजूद है। अगर अकोमोडेशन मौजूद नहीं है तो उन डेट्स की होटल की बुकिंग होनी चाहिए कि इनके पास होटल मौजूद है जितना अरसा इन्होंने Purpose of रहना visit जो है वो है, प्लस justify उनका होता है। अपना कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट उनकी। ये तो हो गया स्पॉन्सर्स के। और मैंने बहुत कम देखा है कोई एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्सर्स रिफ्यूज़ हुई हो। स्पॉन्सर मीट करता है ऑलवेज। एप्लीकेंट्स की तरफ से आ जाए, एप्लीकेंट क्या करते हैं? एप्लीकेंट के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल टाइज, इकोनॉमिक टाइज। पाकिस्तान में आपकी सोशल टाइज क्या है, आपकी इकोनॉमिक टाइज क्या है? होता क्या है, रिफ्यूज़ एप्लीकेशन की होती है ज़्यादातर कि लोग एकदम, उनको ये होता है कि आपने ना बैंक स्टेटमेंट लगानी है साथ, और बैंक स्टेटमेंट में थोड़ा सा फंड भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो लोग एकदम अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख वो डाल ठीक कह रहे दिया। हैं आप, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का हम जानते हैं कि अभी भी कल्चर ये है कि लोग मोस्टली ट्रांजैक्शंस कैश पे करते हैं। बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितना यहाँ पे है। बैंकिंग का इस्तेमाल अभी भी रेगुलरली कम है। लोग प्रेफर करते हैं कि कैश पे डीलिंग करें। आप शॉप्स पे जाते हैं तो अब भी यही प्रॉब्लम कम है, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट और इमिग्रेशन ऑफिसर को तो नहीं पता कि जेन्युइन एप्लीकेंट कौन है। जो वो अपने सर्कमस्टांसेस एप्लीकेशन में Balance of probabilities पे देखते एप्लीकेशन में वो सर्कमस्टांसेस पूछते हैं, आपकी मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी है, और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये 3 क्वेश्चन है। अब जो पेरेंट्स, रिटायर्ड पेरेंट्स हैं, उनको तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो वो क्या करें? अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम ये है कि उनके बच्चे उनको पैसे भेजते हैं, तो उसका एविडेंस तो होगा। उनको मनी रेमिटेंस की जो रिसीप्ट्स होती हैं वो दिखा दें, उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं वो दिखा दें, उधर से वो पैसे रिसीव करते हैं वो दिखा दें। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो रसीद दिखाते हैं रेमिटेंस की, जी 1 लाख रुपया जो है फरवरी में 2024 में गया, उसके रेमिटेंस। अब जो अकाउंट में जमा हुआ है वो हुआ है 4 लाख। अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कहता है कि ये ना मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है कि आप क्लेम आप कुछ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफरेंट शो हो रहा है। अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होनी है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जो आपने क्लेम किया है कि आपकी इनकम सोर्स क्या है। जो कुछ आप कह रहे हैं वो एविडेंस बेस होना चाहिए, उसका कोई ना कोई सारा लिंक supporting होना evidence मौजूद होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो दे विल फील कि आप उसको बिल्ट अप कर रहे हैं, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके अंदर, चाहिए, जस्ट टू स्टेज इट। जी। तो वो फिर उस वजह से वो एलिगेशन ये लगाते हैं कि हमें ये लग रहा है कि योर इंटेंशन इज जस्ट टू कम एंड एंटर द यूके और आपने फिर वापस नहीं जाना, उनका ये ख्याल है। तो वो हक बजानिब है, क्योंकि हमारे लोग डॉक्यूमेंटेशन में, बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक कर देते हैं। जो मनी बताते हैं हम इतनी हमारी इनकम है और वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होती, और जो सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती। शॉर्टकट ये है कि आपने जब भी प्लान करना है इसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें, और जो कुछ आप उनको कह रहे हैं वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूवन भी हो। अच्छा, जो दूसरी कॉलर ने सवाल किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बाय द वे ये कि स्पेशली क्योंकि अगर कोई पासपोर्ट पे नाम नहीं है और वहां पे अगर नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, कि कोई नॉन मुस्लिम था, उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है, अब पासपोर्ट पे तो नाम चेंज नहीं होता और अब उसके एकदम डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बहुत ही क्लियरली आंसर इसको समझ लें कि टूरिस्ट वीज़ा में दे आर नॉट आस्किंग यू कि आपका रिलीजन क्या है। आपका कोई भी नाम है, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगा। इवन कि आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी उतरेंगे तो जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे हुए हैं वो भी आपको कोई रिलीजन नहीं पूछेंगे। आपको सीधा सीधा अब जो नए लॉज हैं, पिछले जो 2 साल से जो नए लॉज बने, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, इवन कोई भी आपका रिलीजन हो। तो खासतौर पर जो टूरिस्ट वीज़ा जो मैंने आपको बताया है कि वो जो सिस्टर ने सवाल किया, उनकी जो दोस्त हैं वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकती हैं, उन्होंने माशाल्लाह इस्लाम एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल इस्लाम। अच्छा, जब आप हरम में पाक में मौजूद हैं तो वहां पे अगर आपको कोई पूछ लेता है किसी भी वजह से, अगर आपको रिपोर्ट कर देता है तो उसमें क्या उस हालत में क्या किया जाता है? या कोई आप यहाँ से अगर आप किसी मस्जिद से जहाँ पे भी आपने इस्लाम कबूल किया उनसे अगर आप कोई सर्टिफिकेट या इस तरह की कोई चीज़ बनवा के ले जाए तो क्या ये हेल्प करता है? इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन एक 2 कॉलर उनको साथ शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मेरा सवाल है हाफिज नुमान साहब से। मेरा नाम हारिस बिन सिद्दीक है। जी क्वेश्चन मेरा ये है कि जब उम्रा वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने अपने बच्चों को जब उनकी डिटेल्स डालते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन आता है कि बच्चों के जॉब प्रोफेशन, और वो ऑब्लिगेटरी होता है उसमें, आप मतलब मैंडेटरी होता है उसमें, आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो आप बच्चे का क्या उसमें जॉब प्रोफेशन डालें कि वो वीज़ा आपका एक्सेप्ट हो जाए? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शामिल होने का। आपको हाफिज साहब इसका जवाब देते हैं। एक और कॉलर है, उनको भी साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी मैं एक्चुअली आपका ये इवेंट अभी देख रहा था, माशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना चीजें चल रही हैं। तो मैं एक्चुअली फैमिली के साथ उम्रा पे जाना चाह रहा था अक्टूबर में, दिस कमिंग अक्टूबर में। तो ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, इसमें मेरी फैमिली में 2 अडल्ट और 4 बच्चे हैं हम लोग। इसको क्या बेहतर सोच हो सकता है कि मिनिमम एक्सेस पे हम उधर पहुंच सकें, जैसे नॉर्मली बजट एयरलाइंस वगैरह यूज करके जाते हैं लोग? क्या ये रिकमेंडेबल है कि नहीं है? ये इसमें आपका क्या मशवरा होगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। है इकोनॉमिकल साइड भी अगर देखा जाए या फिर सर्विसेज साइड देखा जाए तो बड़ी कंफ्लिक्ट आ रही है चीजों में। तो प्लीज थोड़ा गाइड करिए। मेरा नाम उबैद है, मैं लंदन से बिलोंग करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपको जवाब देते हैं इसका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, जो बात हम कर रहे थे इससे पहले कि जब अगर कोई मस्जिद से कोई सर्टिफिकेशन कोई इस तरह की चीज़ लेके जाई जा सकती है? अच्छा, वैसे मस्जिद या कोई भी जगह कोई सर्टिफिकेशन आपको इशू नहीं करती हैं। आपने कभी भी न्यू मुस्लिम सर्टिफिकेट नहीं देखा होगा आपने, वो तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आपको कल को कहीं वहाँ पे हरम में, वैसे कभी भी कोई नहीं रोकता, आपको कोई रोक भी ले तो आप अगर वहीं पे भी आपने शहादा पढ़ के बता दिया तो बात खत्म हो जाती है। आपने वहाँ पे शहादा कह दी। अब वो जो क्वेश्चन था जो पहले फिल करने के हवाले से, वो कह रहे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं थोड़ी देर पहले आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं EVW का या कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो जो भाई ने सवाल पूछा, जब आप बच्चों का फॉर्म फिल करते हैं, पहली बात तो ये बता दूं, हर बच्चे का सेपरेट फॉर्म होगा। इवन कि न्यू बॉर्न भी है, उसका भी सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा, EVW फॉर्म। जब आप ऑक्यूपेशन पे जाते हैं तो आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग द ऑक्यूपेशन फॉर द किड्स, लेकिन ऑक्यूपेशन पे जाते हैं तो आप वहां पे कुछ भी ऑक्यूपेशन लिख दें। वहां पे कभी कभी मैं लोगों को बता रहा था कि आप हाउस डिस्टर्बेंस मैनेजर करके आप कुछ भी, वो छोटे बच्चों का कुछ भी लिख दें, वहां पे स्टूडेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें। वहां पे कैटेगरी आ रही होती है हाउस मैनेजर, आप वो भी डाल दें क्योंकि इससे रिलेट कुछ नहीं करता है। हाउस मैनेजर तो होते हैं बच्चे। हाउस मैनेजर, हाउस डिस्टर्बेंस मैनेजर एक्चुअली। तो वो आप कोई भी कैटेगरी वहां पे डाल दें। इवन मैं इसमें एड ऑन कर देता हूं, अगर आपको अपना प्रोफेशन भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना प्रोफेशन वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा होता है, तो आप भी अपना कोई भी प्रोफेशन रख दें, उससे वीजा कैटेगरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो अगला सवाल था और बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी सवाल है कि ज़ाहिर फाइनेंशियल एलिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और बहुत सारे लोग सिर्फ फाइनेंशियल एलिमेंट की वजह से फैमिली के साथ नहीं जा पाते। तो क्या कोई बजट से एयरलाइन को इस्तेमाल करना बेहतर है, एडवाइजेबल है? उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स है अगर आप बजट एयरलाइंस को इस्तेमाल करते हैं, और
किस तरह से प्लान किया जाए? क्या कोई पहले टिकट लेने में सस्ता होता है? क्या कौन से ऐसे दिन होते हैं जब आपको सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं? ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कि उम्रे पे जाना बहुत आसान हो गया और बहुत चीप हो गया है। वो पुराने ज़मानों में एक होता था ना कि आपको एक ह्यूज बजट चाहिए होता था वीज़े के लिए और एयरलाइंस के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भाई ने सवाल पूछा था, अगर आपकी फैमिली है तो सबसे पहले तो आप ये प्लान कर लें कि आप थोड़े दिन पहले स्कूल की छुट्टियों से पहले चले जाएँ। अगर आप छुट्टियाँ बच्चे आपके ले सकते हैं तो आपको ईजी टिकट्स मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि आप बजट एयरलाइंस पे जाना शुरू करें। अब वो जो पुराना एक ट्रैवल सिस्टम था ना जैन भाई, जहाँ पे 20-20 किलो के लगेज होते थे, वो अब सिस्टम खत्म होता जा रहा है। ट्रैवल जो बजट एयरलाइंस है इसमें सबसे वैसे भी आपने थोड़े से टाइम के लिए जाना, आपको क्या इतना सारा सामान लेके जाने की जरूरत है? अगर आप मैनेज कर सकते हैं और आपने जाना भी एक खास मकसद से कि आपने अल्लाह ताला की रजा के लिए जाना है, वहाँ पे इबादत के लिए जाना है, तो आपको क्या जरूरत है इतने सारा सामान लेके जाने के लिए? बिल्कुल, पहले ही होता ये था कि आप एक जो नॉर्मल ट्रैवल टिकट्स होते थे उनके साथ सामान होता था, आपको ये पता भी नहीं होता था कि हम सामान स्किप भी कर सकते हैं। अब जो बजट एयरलाइंस हैं, तो अगर भाई ने ट्रैवल करना है, प्लान कर लें, तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लें अपनी वाइफ के साथ और घर वालों के साथ कि सामान नहीं होगा हमारे पास। अगर आप बैगेजेस को माइनस कर दें, इवन कि मैं हैंड ट्रॉलीज भी माइनस करने का कह रहा हूँ, 1 या 2 हैंड ट्रॉलीज आप कर लें तो आपके टिकट बहुत सस्ते आ सकते हैं। एक दूसरा, आप सबके लिए EVW वीज़ा अप्लाई करें। यू डोंट नीड टू गो टू द ट्रैवल एजेंट। अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे और वो ट्रैवल एजेंट की भी कॉस्ट होगी ना उसमें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ EVW वीज़ा अप्लाई ट्रैवल एजेंट तो नहीं छोड़ेंगे आपको? मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ने तो मुझसे गिला भी किया कल रात को। तो आप सीधा EVW वीज़ा अप्लाई करें और उसके बाद आपको 30 पाउंड का वीज़ा, 30-31 पाउंड का वीज़ा है, यहाँ से कॉस्ट सेव हुई आपकी। फिर आप बजट एयरलाइन से कर लें और कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए देख लें। अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट्स आपकी वो किसी वक्त फिर डिस्कस कर लेंगे, सेल्फ ट्रांसफर का एक हैक होता है उसमें, लेकिन आप बजट एयरलाइंस दे सकते हैं। लेकिन ये बजट एयरलाइंस ड्यूरिंग द टर्म ब्रेक जो होती हैं वो महंगी होती हैं, तो आप थोड़ा सा अहेड प्लान कर लें, लेकिन बहुत इजीली प्लान अच्छा, हो सकता है। बिल्कुल, आप बता रहे थे ब्रेक में कि बाज़ औक़ात आपको इतनी सस्ती के 70-80 पाउंड की भी एक बंदे की रिटर्न टिकट मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कुछ अर्से पहले 83 पाउंड का रिटर्न जद्दा टिकट लिया था जबरदस्त। और अभी कुछ दिन पहले ही 142 पाउंड का रिटर्न टिकट। अब जब ये आपके व्यूअर्स सुनेंगे तो बड़ा हैरान होंगे। इट इज़ वाई, इसमें होता ये है कि आपको किसी भी एक यूरोपियन कंट्री से रुकते हुए, जो विज एयरलाइन हो गई, रायन एयरलाइन हो गई, इनसे आप होते हुए जाते हैं। हो सकता है कि ज़ाहिर है थोड़ी सी उसके अंदर मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको ट्रांजिट होगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यंग हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और स्पेशली कॉस्ट का अच्छा खासा फ़र्क है। अगर आप 80-90-100 पाउंड में एक उम्रा रिटर्न टिकट मिल जाती तो और क्या चाहिए। अच्छा, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं उम्रे की, और बहुत सारे लोगों को होटल्स के बारे में कन्फ्यूजन रहती है कि वो आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बुक करें या वहाँ पे कोई बंदा मौजूद हो, किस होटल में रहें, किस तरह से बुकिंग की जाए, उसके बारे में आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, अब तो आप डेफिनेटली मुझे ना ट्रैवल एजेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछेंगे। वो भी आप booking.com से कर सकते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले लोग booking.com से कर सकते हैं। उसमें मैं एक मशवरा अक्सर लोगों को देता हूँ कि जो हमारा एक सिस्टम है ना कि हरम के करीब वाला होटल, हरम के करीब भाई अब कोई भी होटल, मतलब या तो आप जमजम टावर में नहीं है, हरम का सहन ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो आपको चलना तो पड़ता है। थोड़ा सा दूर होटल लें जो शटल सर्विस वाले। जब भी मैं शटल सर्विस बोलता हूँ, लोग कहते हैं ओह शटल सर्विस को, तो बसेज है ना, बसेज हैं जो कि होटल्स के नीचे स्टार्ट खड़ी हुई हैं। आप होटल की लॉबी में आए, बस में बैठे और विद इन अ फ्यू मिनट्स, 2-3 मिनट्स में वो आपको हरम के दरवाजे पर उतार दें। अब ये होटल जो हैं ये सस्ते होटल होते हैं, मतलब 5 स्टार होटल्स होते हैं लेकिन सस्ते होते हैं। आपको क्या ज़रूरत है कि आपको वो एक इतने 600 मीटर्स पे या हमें चल के जाना। अब का ज़माना चेंज हो गया। अब हरम ही इतना एक्सटेंड हो चुका है। न्यू एक्सटेंशन जो हरम की हुई है पिछले रमज़ान में जो ओपन हुई है, वो इतनी बड़ी है कि आपका होटल कितना भी करीब हो तो दूर ही होगा आपको। तो बेस्ट ये है कि आप booking.com से आप होटल्स देखें और थोड़ा सा डिस्टेंस पे देखें। आप वहाँ पे शटल सर्विस वाला होटल देखना ज़रूरी है। शटल सर्विस आपको 2 मिनट में पहुँचा देगी कि वहाँ पे अगर आप जमजम टावर से थोड़ा सा आगे जाएँ तो वहाँ पे पूरा बस का स्टैंड है, वहाँ से बसेस भी ले सकते हैं। बाज़ वक़्त लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जब उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है तो वहाँ जाके अक्सर उनको बुकिंग मिलती नहीं है, क्योंकि आप वो बहुत सारे जो होटल्स हैं वो प्री पेमेंट नहीं लेते, आपको वहाँ जाके पेमेंट करनी पड़ती है। और वहाँ जाके आपको अगर ये पता चले कि आपकी बुकिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या करें? अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जैन भाई, वो ये कि वहाँ पे चेक इन टाइम आप याद रख लें, आपके व्यूअर्स भी याद रख लें, चेक इन टाइम 4 o'clock है, इवनिंग 4 o'clock है, ठीक है। अब अगर आपका ट्रैवल टाइम ऐसा है, आपने फॉर एग्जांपल 20th ऑफ द मार्च के आपने बुकिंग ली हुई है और 19th की आपको रात को पहुंच गए, तो पहली बात तो आपको चेक इन नहीं करेंगे क्योंकि आपका
4 o'clock से चेक इन टाइम में। सेकंड थिंग, वो आपके जाने से 2 दिन पहले आप होटल को एक ईमेल करें और बुकिंग कंफर्मेशन करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोग वहाँ पे काउंटर पे खड़े हुए होते हैं, उनको वो बताते हैं कि जी आपकी बुकिंग तो कैंसिल हो गई। हेल्पफुल भी नहीं होते लोग जो स्पेशली होटल के लिए मैनेजमेंट है। जंक में आई हुई होती है और आपने चेक नहीं की हुई होती है, आप इतने एक्साइटमेंट में होते हैं, तो आपको यू हैव टू कीप चेकिंग योर जंक मेल। आपने ईमेल देखनी है, कंफर्मेशन लेनी है और आप डिपॉजिट कुछ ना कुछ पे ज़रूर करें। अदरवाइज ये याद रखें कि 4 बजे शाम से पहले आपका चेक इन नहीं होगा अनलेस कि आपने उनको कोई रिक्वेस्ट स्पेशल की हुई है। तो टाइम भी ऐसे कम्युनिकेशन आपकी नहीं है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बेहतर ही है कि आप पहले से कम्युनिकेशन करते रहें, उनके साथ मेक श्योर करें कि अगर आपको जो होटल है आप एक ईमेल कर दें, एक छोटा सा उनके यहाँ कॉल अगर कर सकते हैं तो उनसे राब्ते में आ जाए कि आपको पता हो कि आपकी बुकिंग ज़रूर कंफर्म है, ताकि खास करके अगर आप फैमिलीज के साथ जा रहे हैं तो किसी तरह की परेशानी ना हो। अच्छा, जब आप जद्दा से मक्का या मदीना सफ़र करते हैं तो उसमें क्या बेहतर है? बसेस लेना बेहतर है, कोई ट्रेन सिस्टम? क्या आप समझते हैं कि बेहतर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? अच्छा, मैं इसमें जहन में कुछ और मशवरा लोगों को अक्सर ये देता हूँ कि जो लोग ट्रैवल करते हैं यूके से या कहीं भी ऐसी जगह से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एहराम की हालत में जाना। क्योंकि एक ट्रेडिशनल हमारा जो प्लान होता है वो ये कि जद्दा जाएंगे, जद्दा से मक्का जाएंगे, उम्रा करेंगे और फिर मदीना जाएंगे। तो पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि आप नॉर्मल ड्रेस में जाएँ, जद्दा एयरपोर्ट जाएँ, जद्दा से मदीना पहले जाएँ। ओके, पहले आप मदीना चले जाएं। एक कॉलर है, सॉरी मुझे शामिल कर लें तो वक्त बहुत कम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मैंने एडवाइस एक लेनी थी हज पे जाने के लिए। जी जी। मेरी उम्र है 67 ईयर मेरी उम्र है, तो ग्रुप में जा सकती हूँ मैं? 67 बीमार है तो साथ जाने के लिए कोई नहीं है, तो मैं काफी देर का इरादा वैसे कर रही हूँ। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं क्या अगर आपकी 67 ईयर्स एज है तो आप हज के लिए जा सकती हैं? जी, ये पूछना था। चले बिल्कुल ठीक है, आपको इसका जवाब देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, अच्छा, मेरे ख्याल से सिस्टर पूछना चाहिए कि वो अलोन जा सकती हैं, तो यस, नाउ यू कैन गो अलोन। पहले वो महरम का चक्कर होता था, एक सिस्टम होता था कि देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि आप महरम के साथ होना चाहिए था। अब आप इवन के हज पैकेज भी आप इंडिविजुअल बेसिस पे ले सकते हैं, आपको रिगार्डलेस द एज आपको हज पैकेज मिल सकता है। वैसे जो शरई मामला है वो जरूर है कि बेहतर कि आप किसी आलिम दीन से इसका मशवरा लें, लेकिन जो आपके अपने तजर्बे के हिसाब से जो बता रहे हैं कि इसमें बुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंडिविजुअली बुक कर सकते हैं। ओके, अब जो होटल की जो बुकिंग है वो तो आपने बताया कि ठीक है आप खुद ही booking.com से कर लें, लेकिन इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप कहते हैं कि जद्दा से पहले मदीना जाएं और फिर मदीना से मक्का आएं। मेरी सजेशन है ये, ऑफ कोर्स लोग अपनी चॉइस करते हैं, लेकिन यहाँ से बच्चों और फैमिली के साथ एहराम की हालत में जाना, क्योंकि मीकाद आपका प्लेन में आएगा, प्लेन में आपका मिकाद आएगा और एहराम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना मुश्किल होता है। सबसे ज़बरदस्त वहाँ पे जो ट्रेन सर्विस है उनकी, जद्दा की जो ट्रेन, सऊदीया की जो ट्रेन सर्विस है, अगर आप सीधा पहले मक्का भी जाना चाह रहे हैं तो एक ट्रेडिशनल वे ये होता था कि आपको टैक्सीज हायर करनी पड़ती थी। अब जद्दा एयरपोर्ट पे इतना ईजी है जैन भाई कि आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और सामने, बिल्कुल सामने आपका ट्रेन स्टेशन है, आप सामने ट्रेन स्टेशन पे जाएं, पहले ट्रेन बुक कर लें आप अपनी, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वो ट्रेन चलती हैं, आप ट्रेन बुक करें, हार्डली 20-25 मिनट्स में आपको अराउंड 35 मिनट्स में आपको मक्का उतार देगी, वहां से बस लेके आप चले जाएं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाफिज नोमान दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब मौज़म साहब, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की और यकीनन बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा, स्पेशली वो लोग जो कि हज उम्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको यकीनन इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा हुआ होगा। ख़ास करके आपको जो क्विक वीज़ा है, लिटरली आप इंस्टेंट वीज़ा ले सकते हैं अगर आप ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर हैं, अगर आप यूरोपियन सिटीज़न हैं, या अगर आपके पासपोर्ट पे शेंजन वीज़ा लगा हुआ है, तो ये क्विक वीज़ा और बहुत चीप है। 30 पाउंड में आप तकरीबन लगभग 30 पाउंड में आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। नाज़रीन, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।